नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के सामने स्टडी विद डीके दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के 5वें पेपर की, जिसे सामाजिक अध्ययन के विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। आज हम लोग इसके पाठ्यक्रम के बारे में जो है चर्चा करेंगे कि हमको इस सामाजिक अध्ययन के पेपर में क्या क्या पढ़ना है और इस सामाजिक अध्ययन के पेपर में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन के पेपर में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। तो इनमें सर्वप्रथम हमको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होता है। तो आइए देखते हैं कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के 5वें पेपर में जो हमें दिख रहा है कि कक्षा शिक्षण विषय वस्तु में पहला जो टॉपिक है वो है भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, जिसमें हमें मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को दूसरा टॉपिक सामंतवाद कालीन भारत में राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में हमें चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ना है तथा इनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में भी जानना है। इसके बाद हमें अरब में इस्लाम धर्म का उदय, भारत में इसका आगमन व प्रभाव, तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण व उनका प्रभाव के बारे में अध्ययन करना है। तो हम देख रहे हैं कि प्राचीन कालीन भारत या प्राचीन इतिहास के संदर्भ में हमको मौर्य काल से लेकर के और दक्षिण भारत के इतिहास तक का अध्ययन करना है। और इसके बाद मध्यकालीन इतिहास में हमको अरबों के या तुर्कों के आक्रमण से लेकर के इस्लाम धर्म के उदय से लेकर के और सल्तनत काल की व्यवस्था का अध्ययन करना है। तो इसमें हमें जो अगला टॉपिक देखने को मिल रहा है वह है सल्तनत कालीन भारत दिल्ली के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई एवं इसके सुदृढ़ीकरण, दास या गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, दक्षिण में बहमनी व विजयनगर राज्य की स्थापना, इन सारे राजवंशों के बारे में पढ़ना है। क्योंकि सल्तनत कालीन की जो व्यवस्था थी दिल्ली में, वहाँ पर सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसी तरह क्रमवार खिलजी वंश, तुगलक वंश, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और इसके साथ साथ सल्तनत काल विघटन के बारे में पढ़ना है कि सल्तनत कालीन व्यवस्था का विघटन कैसे हुआ, किन किन कमियों के नाते सल्तनत जो है ख़त्म हुआ। इसके साथ साथ उसी समय मंगोल आक्रमण व उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करना है। तैमूर का अध्ययन करना है कि तैमूर कौन था, तैमूर ने क्या क्या किया। चंगेज खान के बारे में जानना है। इसके साथ साथ सैयद वंश व लोदी वंश के बारे में भी पढ़ना है जो दिल्ली में शासन किए थे। इसके बाद हम लोगों को सल्तनत कालीन जो अगला टॉपिक मिल रहा है उसकी उपलब्धियों के बारे में, चाहे वह प्रशासनिक हों, सांस्कृतिक हों, कलात्मक उपलब्धियां हों या साहित्यिक उपलब्धियां हों, आर्थिक उपलब्धियां हों, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ सल्तनत कालीन व्यवस्था के बाद भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात होता है, जिनमें तमाम धर्मों की स्थापना होती है, धर्मों का प्रचार प्रसार होता है, चाहे जैसे शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, तमाम संप्रदाय, लिंगायत का पालिक तमाम संप्रदायों का जो है स्थापना होता है। और इसी समय सूफी मत का भी प्रचार प्रसार होता है। तो इनमें हमें जो है सल्तनत कालीन राजाओं के बारे में तथा उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कलात्मक, साहित्यिक जो भी उसमें समाज था उसके बारे में, और उसके जो भक्ति आंदोलन था उसके बाद सूफी संतों के बारे में अध्ययन करना है।
तो ये हमारा इतिहास का पोर्शन था सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में, जो प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत से लेकर के मेडुअल भारत में सल्तनत कालीन व्यवस्था तक अध्ययन करना है। इसके बाद हम लोगों को इसमें ज्योग्राफी में सौरमंडल के बारे में, जिनमें सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा की कलाएँ, जिनमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जिनमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल है, और इसको हमें एक एक करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शैल के प्रकार के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद जो टॉपिक है, धरातल के बदलने वाले जो कारक हैं उनके बारे में, चाहे वह आंतरिक कारक हों या बाह्य कारक हों, उनके बारे में अध्ययन करना है, जिनमें बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप एवं उसके प्रकार तथा प्रभावित करने वाले क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करना है। वायुबल में हमें जो अगला टॉपिक दिख रहा है, वायुबल अनाच्छादन में हमें अपक्षय, अपरदन व इनसे बनने वाले भू आकृतियों के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार हम देखें कि स्थल मंडल में हमें बाह्य कारक और आंतरिक कारक, जिसमें ज्वालामुखी है, भूकंप है, शैल है, पृथ्वी की आंतरिक बनावट है, बलित पर्वत हैं, ज्वालामुखी हैं, भूकंप हैं, इन सब के बारे में, और इसके अलावा जो भू आच्छादन या अपक्षय से, अपरदन से जो आकृतियाँ बनती हैं, चाहे वह यारडंग हो या बरखान हो या कोई टापू हो, जिसको हम भृगु, समुद्री भृगु के नाम से भी समुद्री भृगु बनते हैं समुद्रों में, उसको, इन सारे आकृतियों को हमें पढ़ना है। और इसके साथ साथ अगर हम वायुमंडल की बात करें तो इसमें हमें वायुमंडल के संगठन, संरचना के बारे में पढ़ना है, तापमान के बारे में पढ़ना है, वायुदाब के बारे में पढ़ना है, वायुदाब पेटियों के बारे में, वायुमंडल की आर्द्रता के बारे में हमें पढ़ना है वायुमंडल के अंतर्गत। और इसके बाद हमें पवन के प्रकार के बारे में अध्ययन करना, जिनमें से अस्थायी और अस्थायी पवनों में हमें व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय और मानसूनी पवन के बारे में भी अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ हमें चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात के बारे में भी पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा है जलमंडल। जलमंडल में हमें समुद्र और उसकी गतियों के बारे में पढ़ना है, समुद्र की धाराओं के बारे में पढ़ना है, कौन सी धारा ठंडी होती है, कौन सी धारा गर्म होती है, इसके बारे में, और उसके जो तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव हैं उसके बारे में, तथा ज्वार भाटा के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद हमारा ये ज्योग्राफी का पोर्शन यहीं तक पढ़ना है, अर्थात इसमें जो है सौरमंडल से लेकर के पृथ्वी के आंतरिक बाह्य बनावट और जलमंडल, वायुमंडल को भी अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ जो हमारा अगला इसमें टॉपिक दिख रहा है वह है हमारा संविधान, जो हमें संविधान के बारे में जानकारी देता है। तो इसमें हमें बताना है कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या है, इसके बारे में जानना है, संविधान के गठन की भूमिका क्या है, और संविधान का गठन कैसे हुआ इसके बारे में अध्ययन करना है, और संविधान की प्रस्तावना एवं उसकी विशेषताओं के बारे में जानना है कि संविधान की क्या प्रस्तावना थी, कहाँ से कैसे शुरू हुआ, और विशेषताओं में या तमाम विशेषताएं उसकी हैं, जैसे संसदात्मक है, अध्यक्ष, और इन सारी विशेषताओं को लेकर के हमको अध्ययन करना है। इसके साथ साथ हमें नागरिकता के बारे में भी अध्ययन करना है, नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे छूटती है, या कौन कौन से लोग हैं जो भारत के नागरिक बन सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ हमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, जिसको हम फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जानते हैं, अर्थात हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं संविधान के द्वारा, जिस पर राज्य भी बहुत सारा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसके बारे में। इसके साथ साथ हमारा जो देश के प्रति कर्तव्य है, आवाहन करने पर, बुलाए जाने पर हमें अपने देश के प्रति न्यौछावर होने के लिए जो हमारे कर्तव्य निश्चित किए गए हैं संविधान के द्वारा, उसके बारे में अध्ययन करना है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ हमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी जानना है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, जो राज्यों को बताया गया है कि आप कि क्या क्या नीतियां हैं इस राज्य की जनता के लिए, क्या क्या करवाना है, क्या क्या जनता के लिए मुहैया कराना है, उसके बारे में हमें जानकारी रखनी है। और इसके साथ साथ हमें, अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य, उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय के बारे में पढ़ना है। इसके साथ
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं व महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति, इसका प्रभाव, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा जो अपनाए गए उपाय हैं, भारतीय कृषि नीति के बारे में अध्ययन करना। अर्थात कुल कहने का मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, कौन कौन सी नीतियाँ चल रही हैं, इसका हरित क्रांति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सब का अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ अगर हम अगला टॉपिक देखें तो इसमें है मुद्रा। मुद्रा का क्या अर्थ है, मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके बाद साख मुद्रा, चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी और ग्रेशम के नियम, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संकुचन और मुद्रा का अवमूल्यन के बारे में पढ़ना है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये का मूल्य, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में भी अध्ययन करना है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक दिख रहा है वो है भारत का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और भारत की नई औद्योगिक नीति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो कुल मिलाकर के हमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता के बारे में जानना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में जानना है, मुद्रा के बारे में जानना है और भारत में जो औद्योगिक विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वह लघु उद्योग द्वारा या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो हम लोग इसे क्रमवार डे बाय डे एक एक टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे कि सामाजिक अध्ययन के विषय में क्या क्या पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही आज का सेवा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।